पत्नी के मर जाने के बाद श्यामलाल जी बहुत अकेले हो गए थे और अब तो बहू का रवैया भी उनके प्रति बदल चुका था। वह अपने ससुर को बहुत परेशान करती थी, घर के सारे काम कराती थी, बात बात पर बातें सुनाया करती थी। कामिनी का यह व्यवहार श्यामलाल जी को बहुत दुखी करता था। वह अपने बेटे को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि अगर वह अपने बेटे को बताते तो बेटे की घर गृहस्थी खराब हो जाती है। वह अपने बेटे की घर गृहस्थी खराब नहीं करना चाहते थे। इसी बात का फायदा कामिनी उठाया करती थी। एक दिन जब रोहन किसी काम से बाहर गया हुआ था, तब वह श्यामलाल जी को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। श्यामलाल जी दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। जब सरिता जी जिंदा थी तब वह श्यामलाल जी को किसी भी तरह का कोई काम नहीं करने देती थी और ना ही वह एक गिलास पानी उठाकर पीते थे। जबकि जब से सरिता जी की मौत हुई, वह तो उनकी तस्वीर को देख देख कर रोया ही करते थे। सरिता जी और उनके पति श्यामलाल जी का खुशहाल परिवार था। वे संयुक्त परिवार में रहते थे। गांव में उनका एक छोटा सा मकान था, जिसमें वह, उनकी पत्नी, उनके माता पिता और उनके भाई कमलेश जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे। वह पैसों से बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन दिल से वह बहुत अमीर थे। श्यामलाल जी का व्यवहार बहुत सरल था। वह नेक दिल इंसान थे। वहीं उनके भाई कमलेश जी और उनकी पत्नी थोड़ी चालाक किस्म के व्यक्ति थे। वह हर जगह श्यामलाल जी के सीधे होने का फ़ायदा उठाते और अपना उल्लू सीधा कर ले जाते। श्यामलाल जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा रोहन और दूसरी बेटी रेनू। वहीं उनके भाई कमलेश जी का भी एक बेटा था, जिसका नाम अजय था। अजय का व्यवहार अपने पिता के बिल्कुल उल्टा था। व्यवहार में वह अपने बड़े पापा श्यामलाल जी पर गया था। श्यामलाल जी का बेटा रोहन पढ़ने में एक मध्यम विद्यार्थी था, जबकि कमलेश का बेटा अजय हर चीज़ में एक नंबर था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सारा परिवार एक साथ हंसी खुशी रह रहा था। रोहन और अजय लगभग एक ही उम्र के थे और रेनू उन दोनों भाइयों से छोटी थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो स्कूल पढ़ने जाने लगे और फिर समय के साथ साथ स्कूल से कॉलेज। और श्यामलाल जी के बेटे रोहन ने जैसे तैसे हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसका पढ़ने में कोई खास ध्यान नहीं था, जबकि अजय पढ़ने में बहुत होशियार था और उसने अपने पूरे विद्यालय में सबसे अधिक अंक अर्जित करके अपने घर वालों के साथ साथ अपने पूरे गांव का भी नाम रोशन किया। अब रोहन की आगे पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी श्यामलाल जी ने जोर देने पर वह जैसे तैसे 11वीं क्लास में एडमिशन लेकर आया। अब श्यामलाल जी को दिन रात रोहन के भविष्य की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि वह इतने अमीर तो थे नहीं कि उसको कोई बिजनेस खुलवा कर दे देते। मध्यम परिवार का एकमात्र सहारा शिक्षा ही होती है, जिससे रोहन ने मुंह मोड़ रखा था। जब श्यामलाल जी ने बहुत जोर दिया, तब वह आगे की पढ़ाई करने के लिए तैयार हुआ, वह भी बेमन से। घर में या पढ़ाई में जो भी जैसा भी चल रहा हो, पर रोहन और अजय की दोस्ती बहुत अच्छी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था और अब वे दोनों 12वीं कक्षा में आ गए थे। पेपर खत्म होने के बाद रोहन को तो जैसे आज़ादी मिल गई किताबों से, लेकिन अजय ने इस बार भी हाई स्कूल की तरह ही अपने विद्यालय में टॉप किया और उसकी लगन और मेहनत को देखते हुए उसके टीचर ने उसको विदेश पढ़ने जाने की सलाह दी और इसके लिए क्या क्या कैसे कैसे करना होता है
वह भी बता दिया। अब अजय ने दिन रात मेहनत करनी शुरू की और उसने एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वह स्कॉलरशिप अजय को मिल गई है। उसकी सैलरी, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वह कंपनी उठाएगी, जो ऐसे गरीब बच्चों को बढ़ावा देने के लिए इस मुहिम को चलाती है। श्यामलाल जी अजय के लिए बहुत खुश थे। अजय भी अपने बड़े मम्मी पापा को बहुत प्यार करता था, लेकिन कहीं ना कहीं श्यामलाल जी के मन में अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता अब भी थी। उन्होंने रोहन को आगे समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन रोहन कुछ ना समझा और उसने अपनी किताबों से मुंह फेर लिया और आगे की पढ़ाई बंद कर दी। उधर अजय अब विदेश चला गया। अजय की पढ़ाई लगभग 3 वर्ष में पूरी होनी थी और 1 वर्ष बीत चुका था। उसके माता पिता एक दिन अपनी किसी दूर की रिश्तेदारी में शादी में जा रहे थे। वह जिस बस में जा रहे थे उस बस का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में अजय ने अपने माता पिता को खो दिया। अब तो उसके पास अपना कहने के लिए केवल उसके बड़े मम्मी पापा ही बचे थे। उन्होंने भी अजय को रोहन से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार किया और धीरे धीरे अजय भी सामान्य हो गया। अजय की पढ़ाई लगभग पूरी होने को आई। इधर रेनू और रोहन की भी उम्र हो चुकी थी, तो श्यामलाल जी ने एक अच्छा सा लड़का देखकर रेनू की शादी कर दी। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को अच्छे से विदा किया। अजय भी कुछ दिन की छुट्टी लेकर शादी में शामिल होने के लिए आया था। अब उसकी छुट्टी खत्म हुई तो वह विदेश चला गया और रेनू की शादी हो गई। श्यामलाल जी और उनकी पत्नी भी अब की उम्र हो चली थी। वे दोनों भी अब बुजुर्ग हो गए थे। श्यामलाल जी की पत्नी सरिता जी अब अधिक बीमार रहने लगी थी। वह घर का काम, दोनों वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से बना पाती थी। यह तो जब तक रेनू थी तो उनका हाथ बटा रही थी तो उन्हें इतना पता ही नहीं चला, लेकिन अब रेनू की शादी के बाद उनके लिए घर का एक एक काम करना मुश्किल हो गया था। अब उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, घर का काम मुझसे अब और नहीं होता। आप कैसे भी करके रोहन की शादी कर लीजिए, कम से कम बहू आ जाएगी तो 2 वक्त की रोटी तो बनाकर ही दे देगी। वैसे भी मैं इतनी बीमार रहती हूँ और बीमार रहते रहते कब मर जाऊँ, क्या पता मेरे जाने के बाद बहू तुम्हें रोटी तो बनाकर दे देगी। सरिता जी की बात सुनकर श्यामलाल जी ने उन्हें बहुत तेज डांटा। यह कैसी फालतू के बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे बिना जीने का एक पल भी नहीं सोच सकता। यह फालतू की बातें मत किया करो, सीधे सीधे कहो तुम्हें इस घर में बहू चाहिए। अभी तुम मुझे एक बात बताओ, रोहन जब तक कोई काम नहीं करेगा तब तक मैं किसी की बेटी का हाथ कैसे उसके लिए मांग लूं? बेटी वाले भी तो पूछेंगे ना कि बेटा क्या करता है। पढ़ लेता तो शहर जाकर अच्छी नौकरी तो कर लेता। क्या इसको नहीं पता कि इसका बाप इतना अमीर नहीं है कि इसको जीवन भर बैठाकर खिलाएगा? तुम भी जानती हो उस थोड़ी सी ज़मीन में कितना ही कुछ हो पाता है। बस घर खर्च मुश्किल से चल पाता है। इसी वजह से तो मैंने इसको इतना कहा था कि पढ़ ले, लेकिन इसको मेरी एक बात समझ में नहीं आई। माता पिता के बहुत जोर देने पर अब रोहन नौकरी की तलाश में निकल गया। लगभग 15 से 20 दिन ढूंढने के बाद उसे पास के ही शहर के एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। सैलरी भी ठीक ठाक थी, 10 से 12 हजार प्रति माह मिल जाया करता था। अब रोहन भी नौकरी पर जाने लगा। वह पूरी लगन से अपने काम को कर रहा था।
सुबह अपने घर से वह अपनी फैक्ट्री जाता और शाम को वहाँ से वापस आता। उसकी माँ सरिता जी उसके लिए सुबह खाना बनाकर पैक कर देती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक से सरिता जी को उल्टियाँ होने लगी और उनकी उल्टी में खून आने लगा। पहले तो 1-2 दिन उन्होंने इस बात को किसी को बताया नहीं, लेकिन जब उन्हें खून की उल्टियाँ ज़्यादा होने लगी तब श्यामलाल जी ने उन्हें लेकर अस्पताल गए और वहाँ उन्हें डॉक्टर ने बताया कि सरिता जी को कैंसर हो गया है और वह बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। अब उनके पास बिल्कुल ही समय नहीं बचा है, तो आप इन्हें घर ले जाइए और इनका अच्छे से ध्यान रखिए। अब सरिता जी ने अपने पति श्यामलाल जी से अपने बेटे की शादी के लिए फिर से जिद करनी शुरू कर दी। श्यामलाल जी भी जानते थे कि अब सरिता जी कुछ ही दिनों की मेहमान बची हैं। हालांकि वह इस बात को सोच कर अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे, पर फिर भी वे बेचारे कर ही क्या सकते थे। चाहे कितना भी पैसा लगा लेते, उसके बाद भी वे अपनी पत्नी को बचा नहीं सकते थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनसे बिल्कुल साफ मना कर दिया था। अब उन्होंने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे रोहन की शादी करवा दी। उधर अजय की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण बस वह अपने भाई की शादी में आ नहीं पाया था। श्यामलाल जी ने बड़ी उम्मीद से रोहन की शादी अपने दोस्त की बेटी कामिनी से करवाई थी। इधर रोहन की शादी के कुछ महीने बाद ही सरिता जी का देहांत हो गया और वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल बसी। सरिता जी के मौत के बाद श्यामलाल जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। शुरू में तो कामिनी बहुत अच्छे से रही, फिर पता नहीं अचानक से उसे सरिता जी की मौत के बाद क्या हुआ कि उसे श्यामलाल जी की 2 वक्त की रोटी भी भारी लगने लगी। वह रोहन के सामने तो उनसे बड़े अच्छे से पेश आती, लेकिन जैसे ही वह काम पर चला जाता तो उसके बाद श्यामलाल जी से बदतमीजी से पेश आती। एक दिन दोपहर के समय वह अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी कि इधर श्यामलाल जी ने उससे कहा कि कामिनी बेटा, 1 कप चाय पीने का मन हो रहा है, 1 कप चाय तो बना दो। तो उसने फट से जवाब दिया, भगवान ने 2-2 हाथ दिए हैं, खुद जाकर बना लो, और मैं तुम्हारे घर की कोई नौकरानी नहीं बनकर आई हूँ कि तुम पूरे दिन ऑर्डर चलाते रहते हो। 2 टाइम का खाना बनाकर दे दिया जाता है, यह कम नहीं है कि तुम्हारे सारे हुक्म मैं मानूंगी। किचन में जाकर बना लो चाय, और हाँ, यह कप मेरे लिए भी बना लेना। श्यामलाल जी अपनी बहू का ऐसा व्यवहार देखकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं, लेकिन बेचारे इसलिए अपने बेटे से कुछ नहीं कहते कि फालतू में उनके घर में कलेश होगा। इतना तो बस शुरुआत थी। अब तो कामिनी की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रोहन के निकलते ही वह तैयार हुई और श्यामलाल जी से बोली, सुन बुढ़े, मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक वापस आऊँगी। बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, जब तक आऊँ उन्हें धोकर रख देना। किचन में बर्तन हैं, उन्हें साफ कर लेना, और हाँ, घर का झाड़ू पोछा भी सारा काम कर लेना जब तक मैं आऊँ। अगर वह काम ना हुआ तो तेरा खाना पानी सब बंद कर दूंगी। श्यामलाल जी बेचारे आंखों में आंसू लिए बहू के जाने के बाद अपनी पत्नी को याद करते हुए काम भी करते जा रहे थे और रोते भी जा रहे थे। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से हाथ
पैर भी इतना साथ नहीं देते थे। क्या क्या सोचकर मैं अपने दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ बिल्कुल उल्टा होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की पर एकदम से इतना सारा काम तो हो नहीं पाया कि बहू कामिनी भी वापस आ चुकी थी। तब तक झाड़ू पोछा घर का ऐसे ही पड़ा हुआ था। कामिनी जैसे ही घर में आई तो घर को अस्त व्यस्त देखकर वह आग बबूला हो गई और उसने श्यामलाल जी को उल्टी सीधी बातें सुनानी शुरू कर दी। वह इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, उसको यह भी नहीं होश रहा कि वह क्या कह रही है और क्या नहीं। श्यामलाल जी जब उसके लिए पानी का गिलास लेकर आए तो उसने पानी का गिलास हाथ से लेकर फेंकते हुए श्यामलाल जी को धक्का दे दिया और वह बेचारे पीछे की तरफ गिर गए, जिससे उनको काफ़ी चोट आई। और जब शाम को रोहन काम से वापस आया तो उसने श्यामलाल जी की हालत देखकर पूछा भी कि पापा क्या हुआ है आपको, कैसे चोट लग गई। पर इस बार भी श्यामलाल जी अपने बेटे की गृहस्थी का ख्याल करके चुप रहे और झूठ बोल गए। वह दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे और रोते भी जा रहे थे। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से हाथ पैर भी इतना साथ नहीं देते थे। क्या क्या सोचकर मैं अपने दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ बिल्कुल उल्टा होगा। और कामिनी का अब रोज़ का ड्रामा हो गया था। वह घर का सारा काम श्यामलाल जी से कराती और उनको खाने को खाना भी सही टाइम से नहीं देती थी। एक दिन तो हद ही पार हो गई। जब रोहन 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया तब उसने श्यामलाल जी को बहुत पीटा और घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारे पूरी तड़पती दोपहर रोते रोते ही अपनी बहू से घर का दरवाज़ा खोलने को कहते रहे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब बेचारे क्या करते, पूरे दिन के बाद वहाँ से उठकर चल दिए। आँखों में आंसू बह रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलते चलते वे पास के एक बस स्टैंड पर पहुँच गए और वहीं बैठकर अपना समय बिताने लगे। 2 दिन बीत गए, पेट में आग तो लगती ही है। बेचारे भूख के मारे लोगों के आगे हाथ फैलाकर मांगने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें कुछ पैसे दे दिया, जिसे उन्होंने आज 3 दिन बाद बस स्टैंड के पास बनी एक छोटे से होटल से खाना खाया। होटल मालिक से उन्होंने जब किसी काम के लिए पूछा तो उसने कहा कि उन्हें उसके होटल के बर्तन और साफ सफाई करने होंगे, जिसके बदले वह उन्हें 2 वक्त का खाना दे देगा। बेचारे राजी हो गए और वहीं बस स्टैंड पर एक कोने में सो जाया करते। इधर जब रोहन शहर से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से अपने पिता के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसके पिता का कोई दोस्त आया था। वह उनके साथ 1 हफ्ते के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं। कहकर गए हैं कि आप चिंता ना करें, वह जल्दी आ जाएंगे। इधर अजय का एक कंपनी में इंटरव्यू हुआ और वह उस कंपनी में एक अच्छे पद पर सिलेक्ट हुआ और वह अपने बड़े पापा और भाई भाभी को सरप्राइज़ देने के लिए अचानक से आ पहुंचा। जब वह अपने शहर पहुंचा तो सुबह का समय हो रहा था। जब वह बस से उतरा तो उस होटल पर पहुंचा, क्योंकि वह भूखा था तो उसने सोचा कि क्यों ना 1 कप चाय पी ली जाए, फिर घर के लिए जाया जाएगा। अब तो चाय वाले से बोला कि भैया 1 कप चाय दे दो। चाय वाले ने एक बूढ़े व्यक्ति को आवाज़ लगाई। वह थोड़ी दूरी पर झाड़ू लगा रहा था। उसने चाय दी तो अजय दूसरी तरफ देख रहा था। वह उस बुजुर्ग का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसे पीछे से
उस बुजुर्ग को देखकर अपने बड़े पापा की याद आई। जैसे वह पलटा तो उसने देखा कि वह बुजुर्ग वहाँ नहीं था। उसने सब जगह देखा, वह दिखाई नहीं दिया। तो वह चाय पीकर घर की ओर तेज कदमों से चल दिया और फिर घर पहुंचा। घर जाकर देखा तो रोहन ड्यूटी जाने को तैयार हो रहा था। अजय को अचानक देखकर रोहन चौंक गया और खुशी से उछलकर उसके गले लग गया। अरे अजय, तुमने बताया भी नहीं कि आ रहे हो। हाँ भाई, बात ही ऐसी थी। सोचा तुम्हें और बड़े पापा को मिलकर एक खुशखबरी दूं। वैसे पापा कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अजय ने कहा तो रोहन बोला कि पापा अपने किसी दोस्त के साथ गए हैं। तुम्हारी भाभी बता रही थी, मैं तो यहाँ था नहीं। अच्छा चल तू बैठ, मैं जल्दी से आता हूँ फैक्ट्री होकर। और रोहन चला गया। अजय को यह बात हजम ही नहीं हुई कि उसके बड़े पापा ऐसे अचानक कहाँ चले गए। अजय चाय नाश्ता करके फ्रेश होकर सो गया, लेकिन उसके मन में ना जाने क्यों यह बात बार बार घूम रही थी कि उसने बस स्टैंड पर जिस व्यक्ति को देखा था वह उसके पापा जैसे ही लग रहे थे। उसकी आंखें खुली तो उसे प्यास लगी। वह उठा और पानी पीने रसोई में गया तो उसने देखा कि उसकी भाभी घबराई हुई किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वह वहां पूछने के लिए पहुंचा कि उसने जो सुना। उसको सुनकर वह अचंभे में रह गया। वह वहां से भागा सीधा बस स्टैंड की ओर और उसने फ़ोन करके रोहन को भी वहां आने को कहा। जब वह वहां होटल पर पहुंचा तो उसने देखा वह बुजुर्ग वहां लोगों के आगे से बर्तन उठाकर टेबल साफ कर रहा है। जब उसने उस बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा और वह पीछे को मुड़ा तो उसने देखा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्यामलाल जी थे। उन्हें देखकर अजय रोने लगा और रोते रोते उनके गले लग गया। श्यामलाल जी भी अजय को अचानक से यहाँ देखकर एकदम भावुक हो गए। उधर रोहन भी वहाँ पहुँच चुका था। जब उसने अपने पिता को इस हाल में देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह हुआ क्या है। वह अपने पिता के पास पहुँचा और उनके गले लगकर बहुत रोया और उनसे पूछने लगा कि पिताजी आप यहाँ कैसे। कामिनी ने तो बताया था कि आप कहीं घूमने के लिए गए हैं। श्यामलाल जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तब अजय कहने लगा कि भाई यह देख, भाभी ने तुझे झूठ कहा था। उनकी सारी सच्चाई इस वीडियो में है। और जब रोहन ने कामिनी की सारी बातें सुनी तो वह आग बबूला हो गया। दरअसल जब कामिनी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी तो अजय ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसने वीडियो भी बना ली थी। वह तीनों घर की ओर चल दिए और घर पहुंचकर रोहन ने कामिनी को गुस्से से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई, कामिनी कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। उधर से कामिनी बोली, क्या हो गया, आ रही हूँ। इतना क्यों चिल्ला रहे हो, इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ। इतना कहते ही रोहन 4-5 तमाचे कामिनी के गाल पर मारे और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तो सोचा था कि तू मेरे पिता को अपने माता पिता की तरह ध्यान रखती है। मुझे क्या पता था कि मेरे अपने पिता मेरे घर को बचाने के लिए मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तूने उनके ऊपर कितने अत्याचार किए और उन्होंने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा। यह तो अगर अजय यहाँ नहीं आता तो मैं तो जिंदगी भर तेरे बताए झूठ पर ही रहता। निकल जा मेरे घर से, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। कामिनी रोकर रोहन के हाथ जोड़ने लगी। गलती हो गई रोहन, माफ़ कर दो मुझे। लेकिन रोहन ने उसे माफ़ नहीं किया और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। कामिनी आज भी अपने मायके में पड़ी हुई है। रोहन अपने पिता श्यामलाल जी के साथ अपने घर में आराम से रहता है।
अजय इन दोनों को भी अपने साथ शहर ले गया और वहाँ एक अच्छी लड़की देखकर अजय की शादी श्यामलाल जी ने उससे करवा दी। उधर अजय की शादी श्यामलाल जी ने उससे करवा दी। उधर अजय ने रोहन को भी वहाँ एक छोटा सा व्यापार शुरू करवा दिया जो बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी एक छोटी सी कमी के कारण आज कामिनी अपने मायके में अपने भाई भाभी के दिन रात ताने सुनती हैं और पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती है। और वहीं रोहन और अजय पिता की छत्र छाया में हैं और श्यामलाल जी अपने दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कामिनी के माँ और पिताजी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इस बात का कामिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन कामिनी की उसके मायके में बिल्कुल भी इज्जत नहीं रह गई थी, क्योंकि जब माँ बाप थे तब तो वह उनके सहारे ही वहाँ रह रही थी। लेकिन अब भाई और भाभी कामिनी को हमेशा ताने मारा करते थे और कहते थे कि तुम्हारी हरकतों की वजह से ही तुम्हारा रिश्ता खराब हुआ है और मेरे ही छाती पर रहकर मूंग दल रही हो। इस तरह की बातें सुन सुनकर कामिनी बहुत परेशान हो चुकी थी। इस कारण वह एक दिन अपने पति को फ़ोन करती है और उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन रोहन अपनी पत्नी को माफ़ नहीं करता है। जब श्यामलाल जी को यह पता चलता है कि कामिनी रोहन से माफ़ी मांग रही है अपने किए की, तब वह रोहन को समझाते हैं कि तुम कामिनी को माफ़ कर दो, उसने जो किया उसे अपनी गलती का एहसास है। तब बड़ी मुश्किल से रोहन अपने भाई और पिताजी के कहने पर कामिनी को माफ़ करते हैं और वह जाकर उनके साथ ही रहने लगती है। और कामिनी पहले से बहुत बदल चुकी थी। वह अब अपने ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। अब सभी लोग एक साथ ही रहने लगे थे। कामिनी अपने पति रोहन के बिजनेस में भी हाथ बटाती थी। तो दोस्तों, रोहन ने अपनी पत्नी के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।